हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिंग टोपोलॉजी क्या होता है। पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि बस टोपोलॉजी क्या होता है। उस टोपोलॉजी में हम जाने कि जो भी कंप्यूटर होता है एक सिंगल वायर से कनेक्टेड होता है और उसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में जो भी कंप्यूटर होता है वह अपने एडजेसेंट कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। मीन्स एडजेसेंट मीन्स अपने अगल बगल के कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। मीन्स इसके वजह से उसका शेप जो होता है एक रिंग की तरह हो जाता है, इसीलिए हम उसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल डायग्राम का यूज करते हैं। तो चलिए उस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि रिंग टोपोलॉजी क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे चार कंप्यूटर है। ये C1 कंप्यूटर है, C2 कंप्यूटर है, C3 कंप्यूटर है, C4 कंप्यूटर है। तो इसमें बताएं हम कि रिंग टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर होता है वह अपने एडजेसेंट कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। मीन्स बगल वाले कंप्यूटर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे देखिए C1 एक कंप्यूटर है, C1 एक कंप्यूटर है। तो इसके बगल में कौन सा कंप्यूटर है? इसके बगल में C2 कंप्यूटर है, C4 कंप्यूटर है। तो जो C1 होगा C2 से कनेक्टेड होगा, C1 जो होगा C4 से कनेक्टेड होगा, क्योंकि C1 का बगल में कौन कंप्यूटर है? C2 है। C1 के बगल में कौन कंप्यूटर है? C4 है। तो ये अपने बगल वाले कंप्यूटर से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। इसी तरह से C2 कंप्यूटर है, तो ये भी अपने बगल वाले कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। तो C2 के बगल में कौन है? C1, जिससे ये पहले से ही कनेक्टेड है। साथ ही में इसका कौन बगल में है? C2 का बगल में C3 है, तो ये C3 से कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए C3 का, तो C3 भी अपने बगल वाले कंप्यूटर से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो C3 का बगल में कौन है? C2 है। एंड कौन है? C4 है। तो C3 C2 से पहले से ही कनेक्टेड है। बट यहाँ पे देखिए C3 को C4 से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि C3 भी C4 का बगल में है। अब देखिए C4 के बगल में कौन कंप्यूटर है? C1 है, C3 है। तो C4 का बगल में कौन? अब देखिए C4 के बगल वाला कंप्यूटर कौन है? C1 है एंड C3 है। तो C4 C1 से पहले से ही कनेक्टेड है एंड C4 C3 से पहले से ही कनेक्टेड है। अब इसको देखा जाए तो इसका शेप एक रिंग की तरह हो गया, गोलाकार हो गया। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। रिंग टोपोलॉजी में आपका होता है प्रोसेस कि जो कंप्यूटर होता है वो अपने बगल वाले कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। तो देखिए टोटल कंप्यूटर हैं जो अपने अगल बगल वाले कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं। इसके बारे में हम कुछ थ्योरी पॉइंट जान लेते हैं, जिससे हम एग्जाम में आसानी से लिख सके सेमेस्टर। आपका फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस टोपोलॉजी अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू देयर एडजेसेंट कंप्यूटर। मीन्स ये पहले ही हमको आपको बताएं कि इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर अपने बगल वाले कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि C1 अपने बगल वाले कंप्यूटर C2 C4 से कनेक्टेड है, C2 अपने बगल वाले कंप्यूटर C1 C3 से कनेक्टेड है, C3 अपने बगल वाले C4 C2 से कनेक्टेड है। मीन्स इस टोपोलॉजी में जो भी कंप्यूटर होते हैं अपने बगल वाले कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। यही आपका पहला पॉइंट बोल रहा है। सेकंड पॉइंट है कि द डिज़ाइन ऑफ दिस नेटवर्क लुक लाइक अ रिंग। इस नेटवर्क का जो डिज़ाइन होता है एक रिंग की तरह होता है। देखिए इस नेटवर्क है, इसका जो डिज़ाइन है एक रिंग की तरह है, गोलाकार है, रिंग की तरह है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपका बोल रहा है कि इसका जो डिज़ाइन है रिंग की तरह है, रिंग का शेप का है, इसीलिए हम इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। इसी तरह आपका थर्ड पॉइंट है, इट आल्सो ए वेरी सिंपल टोपोलॉजी। मीन्स ये भी जो टोपोलॉजी है जो वेरी सिंपल टोपोलॉजी है, मीन्स बहुत आसान टोपोलॉजी है। अगर आपका क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे आसान टोपोलॉजी क्या है, तो अगर वहाँ क्वेश्चन में बस टोपोलॉजी ऑप्शन में है तो आप बस टोपोलॉजी पे सिंपली टिक कर दीजिए। लेकिन अगर ऑप्शन में बस टोपोलॉजी नहीं है तो सिंपली आप रिंग टोपोलॉजी पे टिक कीजिए, क्योंकि बस टोपोलॉजी के बाद आपका रिंग टोपोलॉजी ही सबसे इजी टोपोलॉजी होता है, क्योंकि इसका डिज़ाइन करना बहुत ही इजी होता है, इसमें कॉस्ट भी बहुत कम आता है। इसीलिए आपका अगर आपका ऑप्शन आता है तो आप बस टोपोलॉजी नहीं है वहाँ पे तो रिंग टोपोलॉजी पे टिक आउट कर दीजिएगा। इसी तरह आपका फोर्थ पॉइंट है, इन दिस टोपोलॉजी ऑल स्टेशन इज टच विसीज इन बिटवीन टू कंप्यूटर। मीन्स बोल रहा है कि अगर सपोज कीजिए कि C1 अपना डेटा C3 के पास भेज रहा है,
C1 अपना डेटा C3 के पास भेज रहा है, तो इसके बीच में जो भी स्टेशन आएगा, मीन्स जो भी कंप्यूटर आएगा उसको क्या करेगा, उससे पास होते हुए जाएगा, मतलब उसके थ्रू होते हुए जाएगा। सपोज कीजिए कि C1 अपना डेटा C3 के पास भेज रहा है, तो C1 अपना डेटा भेजेगा तो किस डायरेक्शन से जाएगा, इस वायर के थ्रू होते हुए, इस डायरेक्शन से होते हुए सबसे पहले कहाँ जाएगा, C4 के पास जाएगा। और जो डेटा पैकेट होता है, आपको मालूम होगा कि डेटा पैकेट क्या होता है। डेटा पैकेट में सोर्स एड्रेस होता है, डेटा होता है एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। तो इसमें जो डेटा पैकेट लोड होगा, यहाँ से डेटा पैकेट जाएगा, तो सबसे पहले इस सोर्स का जो ये स्टेशन है, इससे क्या किया जाएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको मैच कराया जाएगा। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस मैच कर जाता है यहाँ पे, तो डेटा यहाँ पे क्या किया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, यहाँ पे डेटा दे दिया जाएगा। लेकिन हम डेटा किसके लिए सेंड किए हैं, C3 के लिए सेंड किए हैं, इसीलिए क्या होगा, नेक्स्ट के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा, ये आगे चल जाएगा। यहाँ आने के बाद C3 स्टेशन के पास आ गया, C3 के पास ये डेस्टिनेशन एड्रेस को मैच करेगा। अगर यहाँ पे इसका एड्रेस मैच हो जाता है तो यहाँ पे डेटा भेजेगा, अगर नहीं मैच होता है तो नेक्स्ट के लिए फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन हम यहाँ पे देखिए C1 से डेटा किसके लिए भेजे, C3 के लिए भेजा है, तो यहाँ पे तो डेस्टिनेशन एड्रेस मैच कर देगा, इसीलिए डेटा कहाँ पे दे दिया जाएगा, C3 को दे दिया जाएगा। मीन्स इस पॉइंट कह रहा है कि दो पॉइंट के बीच में, मतलब जहाँ से भेज रहे हैं और जहाँ के लिए भेज रहे हैं, उसके बीच में जो भी स्टेशन आता है उसके थ्रू होकर जाता है। मीन्स उससे जो अपना डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको मैच करवा के नेक्स्ट पॉइंट के लिए आगे फॉरवर्ड होता है। इसी तरह आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए पॉइंट छूट गया था, इसको देख रिपीट कर लेते हैं। इन दिस डेटा पैकेट मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स इस डेटा पैकेट में, मीन्स डेटा पैकेट बताएं कि आपका सोर्स का एड्रेस होता है, डेटा होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेटा पैकेट। तो इस डेटा पैकेट में अगर हम C1 से डेटा C3 के लिए भेज रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज में भी घूम सकता है। मीन्स जिस तरह से घड़ी घूमता है, जैसे 12 के बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से घड़ी घूमता है, तो इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है। या एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में भी, घड़ी किधर घूमता है, इधर घूमता है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज में भी घूम सकता है। इधर से भी डेटा जा सकता है C3 के पास, या इधर से भी डेटा C3 के पास जा सकता है। मीन्स कोई डायरेक्शन से जा सकता है, क्लॉकवाइज भी जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क बना रहा है उस पर डिपेंड करता है कि डेटा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा या क्लॉकवाइज करेगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इफ नेटवर्क इज ब्रोकन देन नो इफेक्ट ऑन डेटा ट्रांसमिशन। मीन्स बोल रहा है कि अगर नेटवर्क बीच से डिसकनेक्ट हो जाता है, सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ जो नेटवर्क वायर है, यहाँ पे डेटा कनेक्शन टूट गया है, जो वायर है, लिंक है, टूट गया है, तो भी यहाँ पे डेटा C1 से C2 के पास शेयर होगा। कैसे शेयर होगा, देखिए C1 अपना डेटा क्या करेगा, शेयर करेगा, तो इसका जो डेटा होगा C1 से C2 के पास जाना है, तो इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे लिंक टूटा हुआ है, इसीलिए इस डायरेक्शन से जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो C1 से पहले C4 के पास जाएगा, यहाँ डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करेगा, यहाँ नहीं मैच करेगा तो नेक्स्ट के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो C3 के पास मैच करवाएगा, यहाँ भी नहीं मैच करेगा तो यहाँ के लिए आ जाएगा। मीन्स डेटा अगर यहाँ पे वायर या लिंक टूट भी जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे डेटा फॉरवर्ड हो सकता है। अब यहीं पे देखिए कि अगर C2 अपना डेटा C1 के पास भेजना चाहता है तो ये भी अपना डेटा भेज सकता है। सपोज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं भेज सकता है, इस डायरेक्शन में नहीं भेज सकता है क्योंकि इसका लिंक क्या है, ब्रेक हो चुका है, लेकिन इस डायरेक्शन में तो भेज सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो भेज सकता है। C2 पहले C3 के पास भेजेगा, फिर C4 के पास जाएगा और C1 के पास इसका डेटा चल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है नेटवर्क डिज़ाइन करते वक्त कि आपका डेटा क्लॉकवाइज में मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा। तो यही इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।